दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत आज प्रस्तुत है 16वां वीडियो, जिसके अंतर्गत हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। साथियों, आप सभी की एग्जाम्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट कराने के लिए एग्जाम टाइम सीरीज काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्रांति के अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है क्रांति का सिद्धांत, प्रकार एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रांति है क्या। तो क्रांति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेवोल्यूशन शब्द का पर्यायवाची है, अर्थात हिंदी भाषा का जो क्रांति शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के रिवॉल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन या परिक्रमण। द अमेरिकन पीपुल्स एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्रांति किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसे राजनीतिक परिवर्तन की संवाहक होती है जिसे कि अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं। परिणाम स्वरूप उस देश के नागरिकों के जीवन तथा जीवन मूल्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये थी द अमेरिकन पीपुल्स इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्रांति की परिभाषा। राजनीति सिद्धांत के तहत साधारणतया उन क्रांतियों की व्याख्या की जाती है जो किसी देश की राजनीतिक सत्ता में आकस्मिक परिवर्तन करती हैं और फिर वहां के सामाजिक जीवन को नए रूप में ढाल देती हैं। सामान्यतः क्रांति किसी भी क्षेत्र जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, परंतु राजनीति में क्रांति का आशय सरकार व उससे संबंधित संस्थाओं व संरचनाओं में बदलाव से होता है। कार्ल जे फेडरिक ने क्रांति को राजनीतिक अर्थ में देखा है और उनके अनुसार क्रांति स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देता है और पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न नई व्यवस्था की स्थापना करता है। अब क्रांति की प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। तो जो इसकी प्रमुख प्रकृतियां हैं उन पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाएगा कि क्रांति की प्रकृति क्या है। तो क्रांति एक प्रक्रिया है, अकेली घटना नहीं है। यह सारे तत्वों, कारणों व घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। तो पहली प्रकृति यह है कि क्रांति घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। दूसरा है क्रांति सामान्यतः हिंसक होती है। मूलतः यह माना जाता है कि क्रांति जो जनरली वो हिंसक होती है और अहिंसा का इसमें स्थान बहुत गौड़ होता है। तीसरी जो इसकी प्रकृति है वो है क्रांति व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन व मौलिक परिवर्तन लाती है। क्रांति के द्वारा देश में व्याप्त व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और मौलिक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रांति अचानक या धीरे धीरे होती है। क्रांति दोनों तरीके से घटित हो सकती है, अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी घटित हो सकती है। और क्रांति राजनीतिक घटना है। क्रांति कैसी घटना है? तो क्रांति राजनीतिक घटना है। क्रांति में नेतृत्व व जनसमर्थन अंतर्निहित रहता है। क्रांति में संवैधानिक और हिंसात्मक दोनों प्रकार के साधन काम में लिए जाते हैं। क्रांति में तथा बलात् सत्ता परिवर्तन में अंतर होता है, यानी बलपूर्वक सत्ता बदल देना और क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करना, ये दोनों प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्रांति एक बहुआयामी विचार है जो देश के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि समाज व राजनीतिक व्यवस्था में हिंसात्मक व अहिंसात्मक साधनों द्वारा त्वरित एवं गुणात्मक आमूलवादी परिवर्तन लाना ही क्रांति है। अब क्रांति के सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। तो क्रांति के प्रमुख सिद्धांतों में पहला है परंपरागत सिद्धांत और दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत, तीसरा है समकालीन विश्लेषण और चौथा है आधुनिकीकरण व क्रांति और पांचवा है सापेक्ष वंचन सिद्धांत। अब इनसे संबंधित प्रमुख समर्थकों और विचारकों के नामों पर नजर डाल लेते हैं। तो परंपरागत सिद्धांत जो क्रांति का है उससे जुड़े हुए प्रमुख विचारकों में आप नाम आता है अरस्तू का, एडमंड बर्ग का, डी टाकविले का और कार्ल पापर का। और मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत नाम आता है कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, माओ, फिडेल कास्त्रो, रोजा लग्जमबर्ग, ग्रामसी और फैनन। वहीं समकालीन विश्लेषण में क्रैनब्रिटन, हन्ना आरेंट, थेड स्कॉक पॉल ये प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। वहीं आधुनिकीकरण व क्रांति के समर्थकों में सी जॉनसन, हटिंगटन, बैरिंगटन, मूर जूनियर। वहीं सापेक्ष वंचन सिद्धांत के प्रतिपादकों में और समर्थकों में जेम्स डेविड और टेड गर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रांति के परंपरागत या रूढ़िवादी सिद्धांत के बारे में। तो यथास्थिति, समर्थक, क्रांति विरोधी एवं कृत्रिम विकास।
और अरस्तु पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने क्रांति की व्याख्या की, परंतु उसकी क्रांति की व्याख्या का संबंध क्रांति रोकने से है और अरस्तु ने क्रांति और विद्रोह में अंतर नहीं किया है। अरस्तु का मानना है कि संविधान में प्रत्येक प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्रांति है और क्रांति का मूल कारण है विषमता, आर्थिक अर्थात वितरणात्मक न्याय की अनुपस्थिति ही क्रांति की जन्मदाता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु मानते हैं कि क्रांतियां तब होती हैं जब एक तरह से समान लोग हर तरह से समानता की बात करते हैं। सापेक्ष समानता की बजाय निरपेक्ष समानता की मांग करना, उदाहरण जब नागरिकता के अधिकार प्राप्त होने पर लोग धन संपदा में भी समानता की मांग करें। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए पॉलिटी व मिश्रित संविधान की बात की है। क्रांति के संदर्भ में अरस्तु रूढ़िवादी व यथास्थितिवादी थे। एडमंड बर्क कहते हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एडमंड बर्क की है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790। आधुनिक रूढ़वादी के सहजनक गौरवमयी क्रांति का समर्थन करता है। कौन? एडमंड बर्क, क्योंकि इस क्रांति से शक्ति के सिर्फ केंद्र बदले, परंपरागत संस्थाएं नहीं बदली गईं, ऐसा एडमंड बर्क का मानना है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की क्योंकि इस क्रांति ने सत्ताधारी व परंपरागत दोनों संस्थाएं बदल दी हैं। वहीं बर्क के विपरीत थॉमस पेन ने उदारवाद, प्रतिनिधित्वात्मक शासन व गणतंत्र के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति को उपयोगी माना है। अलेक्सी द टॉकबिली की प्रसिद्ध पुस्तक है द ओल्ड रिगिम एंड द रिवॉल्यूशन 1856। टॉकबिले ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना निम्न आधारों पर की है। पहला पॉइंट है कि इस क्रांति से शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि केंद्रीकरण हुआ है। पहले राजा पर चर्च व सामंतों का नियंत्रण था और क्रांति के बाद राज्य की शक्ति कमजोर होने की बजाय सुदृढ़ हो गई है। दूसरा जो पॉइंट आलोचना का है वो समानता के विचार ने स्वतंत्रता को पीछे ढकेल दिया है। तीसरा जो पॉइंट है वो उभरती हुई आकांक्षाओं का सिद्धांत है। टॉकबिले के इस सिद्धांत को परिवर्तित रूप में जेम्स डेविस ने क्रांति को जे कर्व थ्योरी के तहत समझाया है। क्रांति राज्य शक्ति को निरंकुश करती, इसलिए फ्रांजा का काफ्का कहते हैं कि प्रत्येक क्रांति वाष्प की तरह उड़ जाती है तथा अपने पीछे नए अधिकारी तंत्र की दलदल छोड़ जाती है। कार्ल पापर महोदय कहते हैं कि रेडिकल परिवर्तन की बजाय उत्तरोत्तर परिवर्तन सिद्धांत व खंडशा निर्माण के समर्थक हैं कार्ल पापर। और अब बात करते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो इसके अनुसार क्रांति सामाजिक, आर्थिक व क्रांति हिंसा व रेडिकल परिवर्तनों से संबंधित है जो समाज में व्यापक परिवर्तन लाती है। कार्ल मार्क्स क्रांति को इतिहास का इंजन कहते हैं। तो यहां से प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है कि क्रांति को इतिहास का इंजन किसने कहा है? तो आप सभी लोग ध्यान रखना, ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है परंतु प्रश्न इसे बदलने का है। वहीं क्रांति का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तनों का अनिवार्य माध्यम है। क्रांति आधार से शुरू होती है फिर अधिसंरचनाओं को बदलती है। मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहा है। यह सामंतवाद के खिलाफ पूंजीपतियों की क्रांति थी। वहीं लेनिन ने क्रांति को स्पष्ट करते हुए लिखा है और आप सभी लोग जानते हैं लेनिन मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए विचारक हैं। तो लेनिन क्रांति को शोषित व उत्पीड़ित लोगों का उत्सव कहते हैं और कहते हैं साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना ही अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। लेनिन कहते हैं कि क्रांति होती नहीं है, की जाती है, यह एक कला है। आज रात या शाम तक क्रांति हो जानी चाहिए, ये भी लेनिन का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। वहीं मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए अगले प्रसिद्ध विचारक माओ हुए हैं जिनका क्रांति के संबंध में जो स्टेटमेंट है वह है क्रांति कोई रात्रि भोज नहीं है, ना यह लेख लिखना या चित्र बनाना है, क्रांति जनता का विप्लव है। क्रांति सैकड़ों वर्षों के विद्रोह व दमन का परिणाम होता है। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति व निरंतर क्रांति का समर्थन किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विचारक ने सांस्कृतिक क्रांति और निरंतर क्रांति का समर्थन किया है? तो होंगे माओ। अब बात करते हैं फिदेल कास्त्रो के अनुसार क्रांतियों के बारे में। तो फिदेल कास्त्रो कहते हैं कि क्रांति शोषकों के खिलाफ शोषितों की तानाशाही है। वहीं ग्रामसी ने क्रांति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ग्रामसी ने क्रांति के लिए बुर्जुआ विचारधारात्मक हेजेमनी का खात्मा आवश्यक माना है। इसके लिए जैविक बुद्धिजीवियों द्वारा नागरिक समाज की संस्थाओं पर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करना होगा। वहीं फ्रांज फैनन ने लिखा है कि यूरोप ने हमारे महादेशों पर हाथ डाला है और हमें उनकी उंगलियों को काटना ही होगा ताकि वे हमें छोड़ दें। उन्होंने हिंसक क्रांति का समर्थन किया। वह किसानों को क्रांति का अग्रदूत मानता है क्योंकि अफ्रीका में तो सर्वहारा बुर्जुआ के साथ मिल गया। वहीं अब समकालीन विश्लेषण जो है क्रांति से संबंधित उस पर नजर डालते हैं। तो इसके पहले विचारक क्रेन ब्रिंटन है। इनकी पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938। इसमें इन्होंने लिखा है
और कहा है कि गौरवमय क्रांति, अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति एवं रूसी क्रांति का विश्लेषण कर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, बुद्धिजीवियों का निष्ठा का केंद्र बदल गया। दूसरा है तनाव संभालने में सरकार की अकार्यकुशलता अर्थात परिवर्तनों को न संभाल पाना। तीसरा है चारों देश क्रांति से पहले आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे पर लोगों में नई आकांक्षाएं पैदा हो गईं। और अगला पॉइंट है क्रांति से पहले सामाजिक वर्ग के मन में विरोध था तथा एक वर्ग के मन में सापेक्ष वंचना का भाव था। दूसरा है पुराना अभिजन वर्ग आत्मविश्वास खोकर विरोधियों से मिल गया। और अंतिम पॉइंट है ब्रिंटन ने क्रांति में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। क्रांति के बारे में हन्ना आरेंट के विचारों पर नजर डालते हैं। तो हन्ना आरेंट कहते हैं जब विद्रोह की समाप्ति होती है तो केवल मुक्ति मिलती है और जबकि क्रांति की समाप्ति पर स्वतंत्रता मिलती है। क्रांति पर आगे स्पष्ट करते हुए हन्ना आरेंट लिखते हैं कि क्रांति वही अच्छी होती है जो भौतिक के बजाय राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रहे। आरेंट फ्रांसीसी क्रांति की विरोधी तथा अमेरिकन क्रांति के प्रशंसक हैं। उनके अनुसार फ्रांसीसी क्रांति परतंत्रता व अमेरिकन क्रांति स्वतंत्रता की प्रतीक है। हन्ना आरेंट कहते हैं कि क्रांति ऐसी कार्रवाई है जिसमें परतंत्र लोग स्वतंत्रता की कामना करते हैं और ऐसा संविधान लागू करना चाहते हैं जो उनकी स्वतंत्रता को साकार कर सके। आगे लिखते हैं कि किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा तभी सार्थक होती है जब लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दें। आगे बात करते हैं थेडा स्कापॉल के प्रसिद्ध पुस्तक स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना 1979। इन्होंने क्रांति का संरचनात्मक विश्लेषण किया। इनके अनुसार क्रांति का कारण राज्य सत्ता व शक्ति संरचनाओं का कमजोर पड़ना है। जैसे ही राज्य सत्ता कमजोर हुई होती है, असंतुष्ट सामाजिक वर्ग व विशिष्ट वर्ग सरकार को दबोच लेते हैं। इन्होंने असंतुलन, सापेक्ष वंचन व वर्ग असंतोष की क्रांति का कारण नहीं माना है। अब आधुनिकीकरण और क्रांति से संबंधित विचारों पर नजर डालते हैं। तो आधुनिकता का अर्थ है औद्योगिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास व सामाजिक गतिशीलता आदि। जब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक क्षेत्रों में असंतुलन हो जाए तो क्रांति होती है और इसे दबाव समूहों का द्वंद्व सिद्धांत यानी इंटरेस्ट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं। सी जॉनसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिवोल्यूशनरी चेंज 1966 में लिखा है, क्रांति का कारण है आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों का समान रूप से न बढ़ना। सी जॉनसन कहते हैं जब राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से ही आ रही मांगों की पूर्ति नहीं कर पाती है, परिणाम स्वरूप असाम्य व्यवस्था पैदा हो जाती है और यही क्रांति का मूल कारण है। वहीं सैमुअल पी हंटिंगटन कहते ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 गैप हाइपोथेसिस में लिखा है कि क्रांति के कारणों के बारे में और कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक संस्थाकरण में खाई का बढ़ना ही क्रांति का प्रमुख कारण है। वहीं बैरिंगटन मूर जूनियर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल ऑर्गन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी 1966 में क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हुए लिखा है कि विभिन्न वर्गों में आधुनिकीकरण में जो असंतुलन पैदा होता है वही क्रांति का कारण होता है। अब क्रांति के प्रकारों पर नजर डालते हैं। तो एक होती है कृषक क्रांति, दूसरी होती है बुर्जुआ क्रांति, तीसरी है उच्च वर्णीय क्रांति। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषक क्रांति। तो रूस और चीन यानी रूस में 1917 की क्रांति और चीन में 1949 की जो क्रांति है उसे कृषक क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है। इसका कारण है कि सामंतों की बजाय कृषकों का ज्यादा आधुनिकीकरण और वहीं यूके की 1688 और फ्रांस की 1789 की क्रांति को बुर्जुआ क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि सामंतों की तुलना में बुर्जुआ वर्ग का ज्यादा आधुनिकीकरण हो गया था। और वहीं अब बात करते हैं उच्च वर्णीय क्रांति के बारे में। तो जर्मनी और जापान में जो क्रांतियां हुई उन्हें उच्च वर्णीय क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि राजनीतिक सत्ताधारियों की बजाय नौकरशाही का आधुनिकीकरण ज्यादा होने से ये क्रांति हुई थी। तो कुल मिलाकर के क्रांतियों के प्रकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। क्रांतियों के 3 प्रकार होते हैं, कृषक क्रांति, बुर्जुआ क्रांति और उच्च वर्गीय क्रांति। दोस्तों अब बात करते हैं चार्ल्स टिल्ली, एल टिली और आर टिली की प्रसिद्ध पुस्तक द रिविलियस सेंचुरी 1830 से 1930 1975 में जो आई। इसमें इन्होंने क्रांति के कारणों पर स्पष्ट जो है व्याख्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि क्रांति का कारण शक्ति का असंतुलन है। असंगठित व कमजोर लोग कभी क्रांति नहीं करते। मजदूरों व कमजोरों को जैसे ही अपने संगठन की ताकत का एहसास होता है वे क्रांति कर देते हैं। अब बात करते हैं क्रांति के सापेक्ष वंचन सिद्धांत के बारे में।
यह क्रांति की सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। इसके अनुसार जब समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग की तुलना में स्वयं को हीन या वंचित समझे तो इस वंचित वर्ग द्वारा ही क्रांति की जाती है। क्रांति के सापेक्ष वंचना सिद्धांत को निराशा प्रहार या आक्रामकता सिद्धांत, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। टेडगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई मैन रेबल 1970 में जो है क्रांति के कारण सापेक्ष और वंचना का प्रतिपादन किया है। जेम्स डेविस कहते हैं और ये मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता व अस्थिरता समाज व लोगों के मनोभाव पर निर्भर है। लोगों के मनोभाव ही क्रांति का निर्धारक तत्व हैं। इन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रोग्रेसिव अपग्रेडेशन यानी प्रगतिवादी उन्नयन को आधार बनाया है, जहां दो विपरीत वर्गों में आपसी द्वंद्व व वंचन भाव से इतिहास भोग बढ़ता है। डेविस ने 3 क्रांतियों का विश्लेषण किया है। पहली है डॉर्स रिवॉल्यूशन 1842 इन यूएसए, दूसरी है रशिया रिवॉल्यूशन 1917 और तीसरी है इजिप्ट रिवॉल्यूशन 1952। और उसके बाद इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसको हम देख सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस ग्राफ को देख सकते हैं कि एक तरफ संतुष्टि है और दूसरी तरफ समय है। तो इसको जी कर्व डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लिखा गया है अपेक्षाएं यानी उम्मीदों के बारे में और रियलिटी इन चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर एक आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्वीकार्य अंतराल होता है, यानी इस अंतराल तक चीज़ों को स्वीकार किया जा सकता है और इसके आगे आपका जो रियलिटी है वो नीचे डाउन होने लगती है और अनएक्सपेक्टेबल लीप्स जो है वो ऊपर बढ़ने लगता है, यानी इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं और ये क्रांति का कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण हो जाता है। अब प्रमुख क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख क्रांतियों में पहली क्रांति है प्यूरिटन क्रांति 1649 यूके हाप्स के समय में जो हुई थी। तो इसमें 2 गुट थे, कौन था? राउंड हेड्स और कैविलियर्स। तो ये संसद के समर्थक थे और ये राजतंत्र के समर्थक थे और इसके प्रमुख में क्रामवेल थे और इसमें जो प्रमुख थे वो जेम्स प्रथम थे। तो प्यूरिटन क्रांति जो 1649 में यूके में हुई थी, उसमें राजनीतिक विचारक हाब्स का समय था। वहां पर जो 2 गुट थे वो एक संसद समर्थक थे और दूसरे राजतंत्र समर्थक थे। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरी क्रांति जो है गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई और इसके समय का प्रमुख विचारक लाक थे और इसमें जो 2 गुट थे, एक था टोरी और दूसरा था ह्यूग। इस क्रांति से सीमित सरकार, संवैधानिक राजतंत्र व संविधानवाद की शुरुआत हुई तथा उदारवाद की नींव रखी गई। उसके बाद बात करते हैं अमेरिकन क्रांति 1776। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका प्रमुख स्लोगन था। वहीं फ्रांसीसी क्रांति का ध्येय वाक्य स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। वहीं अगली क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, इसके अंतर्गत रोटी, भूमि और शांति की बात की गई थी। यह प्रथम साम्यवादी यानी मार्क्सवादी क्रांति थी। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति यानी रसिया क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 1949 में हुई चीनी क्रांति जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता माओ से तुंग थे। और उसके बाद बात करते हैं इस्लामिक क्रांति जो 1979 ईरान में हुई। इसके धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने धर्मतंत्र की स्थापना के लिए ये क्रांति की थी। और 1959 में क्यूबा क्रांति हुई जिसके प्रसिद्ध नेता फिदेल कास्त्रो थे। वहीं अगली जो क्रांति है गुलाबी लहर जिसे पिंक टाइड कहते हैं, ये लैटिन अमेरिका में साम्यवाद व समाजवाद के उदय से संबंधित क्रांति है। पिंक रिवॉल्यूशन 2003 का संबंध जॉर्जिया से है, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुई प्रमुख क्रांतियों के बारे में। तो पहली है मखमली क्रांति यानी वेलवेट रिवॉल्यूशन जो चेकोस्लोवाकिया 1989 में हुई। इस क्रांति का संबंध यूएसएसआर व पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी व्यवस्थाओं के पतन से है। दूसरी बुलडोजर क्रांति जो 2000 में हुई, ये यूगोस्लाविया से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो 2003 में हुई जॉर्जिया से संबंधित है। नारंगी क्रांति जो 2004-5 में हुई, ये यूक्रेन से संबंधित है। जिन्स क्रांति 2006 बेलारूस से संबंधित है। केसरिया क्रांति 2007 म्यांमार से संबंधित है। चमेली क्रांति जो 2010 और 11 ये ट्यूनीशिया से संबंधित है। और कमल क्रांति जो 2011 में हुई, ये मिस्र से संबंधित है। वहीं अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकांग यानी चीनी सरकार से मानवाधिकार व लोकतंत्र की मांग से संबंधित मूवमेंट है। वहीं अब बात करते हैं अरब बसंत यानी अरब स्प्रिंग जो 2010 से 13 तक चला। इन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में मार्क लिंच ने किया था। अरब बसंत का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में मार्क लिंच ने किया था। बसंत का तात्पर्य है अच्छे दिन आना। चमेली क्रांति व कमल क्रांति अरब बसंत के तहत ही हुई थी।
इस क्रांति का आगाज सर्वप्रथम ट्यूनीशिया में हुआ और वहां से यह क्रांति अरब देशों में फैल गई। इस क्रांति से मिस्र, लीबिया, यमन, अल्जीरिया, मोरक्को आदि देश प्रभावित हुए। इस्लामवाद के उभार के कारण ट्यूनीशिया व मिस्र की क्रांतियां अधूरी क्रांतियां बन गईं। कुछ विद्वानों ने अरब बसंत को पश्चिमी अर्थात मास मीडिया एंड एनजीओज द्वारा प्रेरित विनिर्मित क्रांति यानी ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन कहा है। अब क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों पर नजर डाल लेते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एडमंड बर्ग की पुस्तक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790। डी टॉकविले की प्रसिद्ध पुस्तक है द ओल्ड रेगिम एंड द रिवॉल्यूशन 1856। क्रेन ब्रिटेन की पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938। थेडा स्कॉकपोल की पुस्तक है स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्रांस रसिया चाइना 1979। सी जॉनसन की प्रसिद्ध पुस्तक है रिवोल्यूशनरी चेंज 1966। चार्ल्स टिल्ली, एल टिली, आर टिली की पुस्तक द रिविलियनस सेंचुरी 1975 है। बैरिंगटन मूर जूनियर की पुस्तक का नाम सोशल ऑर्गन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी है। वहीं टेड गर की प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई मैन रेवल 1970 है और जेम्स डेविस की प्रसिद्ध पुस्तक है जी कर्व थ्योरी। तो साथियों, ये था आज का राजनीति विज्ञान एग्जाम टाइम सीरीज का 16वां वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।